वेलकम टू द चैनल स्टडी टू क्रिएट स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 2 ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11 का ये चैप्टर 2 हम आज स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। और ये चैप्टर 2 है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का, और इसका नाम है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी का आंतरिक भाग। तो देखिए, फर्स्ट चैप्टर करने के बाद हमें बहुत सारे एक्सपोजर मिला, उससे जानकारी मिली कि क्या है, कैसे है, ये फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी में क्या जानना है, कैसे कैसे उन चीज़ों को आगे बढ़ा, कैसे यूनिवर्स बना, कैसे गैलेक्सीज, कैसे स्टार, कैसे अर्थ, कैसे मून और अदर फॉर्मेशंस कैसे हुए, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर कैसे आया, और ह्यूमन का स्टार्टिंग कैसे हुआ, कैसे एक केमिकल से हम लोग एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैसे उसमें डुप्लीकेशन यानी 1 से 2, 2 से 4 होने की कैपेसिटी कैसे आई, और इस तरह से एक कैसे एक ह्यूमन बीइंग यानी एक सजीव लिविंग बीइंग कैसे फॉर्मेशन में आया, ठीक है। और अब हम लोग इतना समझने के बाद ज्योग्राफी में हम लोग अब इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मतलब अब अर्थ को समझ रहे हैं, अर्थ को चाह रहे हैं कि अब पूरी तरह से जाने और समझे, क्योंकि हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में, ठीक है, यानी भौतिक भूगोल के जो मूल सिद्धांत हैं उनमें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले इसमें लिखा गया है कि जो ज्वालामुखी उद्गार हुआ यानी कि वोल्केनिक इरप्शंस जो हुआ, उनमें से क्या हुआ, उनमें से क्या क्या आया, हॉट मॉल्टेन लावा, मतलब जो गर्म जो पिघला हुआ जो लावा आया है, डस्ट है, धूल यानी स्मोक धुआं आया है, फायर आग है, और मैग्मा, ठीक है। ये हिंदी में हम साथ साथ मैक्सिमम चीजों को कवर करते हैं, क्योंकि जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी ऑलमोस्ट कोई परेशानी ना हो, इसलिए दोनों ही स्टूडेंट समझ सकते हैं इनको, ठीक है। तो एक पॉइंट ये चीज हुआ इसमें कि हॉट मॉल्टेन लावा, डस्ट, स्मोक, फायर एंड मैग्मा जो है वो वोल्केनिक इरप्शन से, मतलब ज्वालामुखी उद्गार से आए सामने, ठीक है। ये तो हुआ, और जब ये आया तो हम लोग इंटीरियर ऑफ द अर्थ, एक तो कठिन जटिल चीज है भाई, ये अर्थ का अंदर की तरफ कैसे जाना जाए। आप एक बात जानते हैं, हमारा जो अर्थ है उसकी त्रिज्या यानी रेडियस जो है 6370 किलोमीटर है, ठीक है। तो सोचिए कि उतना अंदर तो हम जा ही नहीं सकते हैं, तो फिर कैसे जो साइंटिस्ट हैं, ज्योग्राफर्स हैं, वो कैसे ये पता कर पाए, ठीक है। एक बड़ा ही अजूबा सा बात है, कैसे जाने और क्या क्या जाने, तो किस प्रकार से वो जान पाए, ये हमारे लिए एक जटिल चीज है और एक समझने वाली बात है, ठीक है। तो ये समझे कि ये सारी चीज वोल्केनिक इरप्शन से यानी ज्वालामुखी उद्गार से सामने आए, ठीक है। और जो हमारा जो भू प्रॉपर्टी यानी अर्थ सरफेस रहा, इसको क्या क्या चीज है, दूसरी चीज में हम वो देखें कि एक्सोजेनिक मतलब बहिर्जात, माने बाहर से जन्मे, बाहर से होने वाली प्रक्रियाएं, ठीक है। एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक। एंडोजेनिक मतलब बहिर्जात और अंतर्जात। अंतर्जात मतलब अंदर से, यानी एंडोजेनिक मतलब जो पृथ्वी के अंदर से जो हीट है, जो उससे बाहर की तरफ जो आता है वो एंडोजेनिक। ये क्या है, तो एंडोजेनिक एंड एक्सो ये क्या है, तो ये दोनों प्रोसेसेस, ठीक है, से, और यानी बहिर्जात और अंतर्जात प्रक्रियाएं, ठीक है। इन दोनों को ये क्या है, तो प्रक्रियाएं हुई, और इनसे क्या हुआ, तो जो पृथ्वी का जो भूतल था उसका निर्माण हुआ, और आज भी ये चेंज हो रहा है, किन से, इन्हीं से हो रहा है, एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक प्रोसेसेस से। क्यों, क्योंकि अंदर से हीट आता है, बाहर से तरह तरह का प्लेट एक दूसरे से टकराता है, तरह तरह मूवमेंट करता है, कोई नीचे जाता है, जो हल्का प्लेट है वो ऊपर रहता है, ऊपर की तरफ मूव करता है, जो भारी प्लेट है वो नीचे की तरफ जाता है, तरह तरह, अगर हीट कहीं ज्यादा है वो बाहर की तरफ ब्लास्ट करके, अगर
कोई वीक सरफेस है, कमजोर सरफेस है, तो वहाँ ब्लास्ट करके वोल्केनिक के रूप में आता है, या कहीं पर कोई सरफेस एडजस्ट कर रहा है तो वो अर्थक्वेक यानी भूकंप के रूप में आ रहा है। इस तरह से ये सारी चीजें होती रहती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये साइंटिस्ट यानी जो वैज्ञानिक है कैसे जाने इन चीजों का, कैसे अनुमान लगा पाए कि इतनी बड़ी अर्थ है, उसका क्या रेडियस है, उसका त्रिज्या क्या, और कैसे कैसे क्या 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 अलग लेयर है, कि कैसे क्या व्यवस्था है, क्या इंटरनल अरेंजमेंट क्या है। ये बहुत बड़ी बात है। तो देखिए ये तो ये सारी चीजें हुई, वोल्केनिक इरप्शन से हम लोग को ये चीज मिल गया ये, और हम ये जाने कि जो तरह तरह का जो अंदर से एनर्जी हीट या अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शंस के रूप में बाहर आ रहा है तरह तरह के रूप से, तो उससे हम लोग क्या जाना है कि अर्थ का जो जो सरफेस है वो चेंज हो रहा है, कहीं पर उठाव, कहीं पर क्या माउंटेन फॉर्मेशन हो रहा है, कहीं प्लेट्यू फॉर्मेशन हो रहा है, और क्या हो रहा है तो कहीं पर ट्रेंचेज है, कहीं वैलीज है, रिफ्ट वैलीज है, और तरह तरह के फॉर्मेशन, कहीं प्लेन है, कहीं मैदान ही है, तरह तरह का ये रिवर वैलीज है, और बहुत सारे वेरिएशंस मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज है। और इनके साथ जब साइंटिस्ट देखे तो अब वो समझे कि हम कैसे समझ पाए, ठीक है, अर्थ को। तो तीसरा चीज हमने आपको बताया भी है कि जो जो रेडियस है कितना है, अभी हम जानेंगे कि क्या प्रोसेस हुआ। रेडियस यानी त्रिज्या कितना है अर्थ का, ये 6370 किलोमीटर। ठीक है, ये क्या है, रेडियस हुआ। तो देखिए स्टूडेंट्स कि इन सारी चीजों को समझने और जानने के लिए साइंटिस्ट ने बहुत सारे चीजों का सहारा लिया, बहुत सारे प्रोसेसेस पर उन्होंने ध्यान दिया, और वो देखे कि भाई ये जो मटेरियल्स आ रहे हैं वोल्केनिक इरप्शन से, वो किस चीज के बने हैं, वो क्या मटेरियल है, वो क्या चीज, उनका स्ट्रक्चर क्या है, वो चीज समझने का प्रयास किए। जो अर्थक्वेक है, तरह तरह का इंस्ट्रूमेंट, सिस्मोग्राफ या मर्केली स्केल, तरह तरह का इजाद किया गया ताकि उसको रिकॉर्ड किया जा सके, उसके मैग्नीट्यूड को, उसके इंटेंसिटी को, ये क्या हो रहा है, क्या फिनोमेनन, क्या घटनाएं हो रही हैं, और उनका क्या मात्रा है, क्या संबंध है इन सारे जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उनसे। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेसेस हुए, और इसी दौरान में हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी के जो भूगर्भ है उसके स्रोत क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए सोर्सेज ऑफ अर्थ इंटीरियर। अगर हम मूल रूप से बात करें तो मतलब कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानने का स्रोत। तो देखिए मुख्य रूप से इसे दो भागों में बांटा जाता है। एक क्या है, एक डायरेक्ट सोर्स यानी प्रत्यक्ष स्रोत, और दूसरा इनडायरेक्ट सोर्स यानी अप्रत्यक्ष स्रोत। पहला हम देखेंगे यहां डायरेक्ट सोर्स, इसे प्रत्यक्ष स्रोत भी कहेंगे हिंदी में। और दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट सोर्स, इसे हम अप्रत्यक्ष स्रोत
करनी, ठीक है। तो अब देखिए कि इसमें हम अब देखते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में कौन कौन सी चीज है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला हमें डायरेक्ट सोर्स में मतलब हमें वो सोर्स हुए जिनसे हमको डायरेक्ट कुछ मिल रहा है, तो वो कौन सा चीज हो सकता है? सिंपल है, डीप ओशन ए ऑब्लिक सी ड्रिलिंग। ड्रिलिंग को आप प्रवेदन कहते हैं, ठीक है। डीप मतलब बहुत अंदर, डीप ओशन मतलब किसी भी समुद्र या महासागर ओशन और सी के सागर के बहुत अंदर तक, गहराई तक उसको ड्रिल करना, प्रवेद करना, उसको भेदना उसके अंदर तक। तो ये देखिए एक ये है एक। तो इससे संबंधित हम एक महत्वपूर्ण चीज जाने कि हमारे पास अभी तक जो ये प्रवेदन किया गया है यानी ड्रिलिंग किया गया है, अभी तक सबसे डीपेस्ट ड्रिलिंग कितना किया गया है? हमारा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है, एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते भी है, हर लेवल पर ये क्वेश्चन आते हैं। 11th 12th कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आप किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम दें, एसआई या फिर एसएससी सचिवालय या कोई भी, ये बहुत आसानी तरह से आपके बुक्स में रहेंगे, ठीक है। या इवन बीपीएससी में भी आप देखिए तो अगर मल्टीपल चॉइसेस है तो उनमें एक ये भी चीज इजीली आप देख सकते हैं। तो समझिए कि इसका दायरा कितना बड़ा है, ठीक है। या किसी लेवल पर भी आप देख सकते हैं, यूपीएससी में भी इवन एक पॉइंट के रूप में दे सकता है। अगर आप सही है तो सही होंगे, नहीं तो इसी एक पॉइंट की वजह से आप गलत भी हो सकते हैं। तो देखिए ए डीप ओशन ऑब्लिक सी ड्रिलिंग का अभी तक मैक्सिमम क्या किया गया है, कहाँ किया गया है? तो ये एक क्वेश्चन है, उसका आंसर है कि यहाँ पर इसमें मैक्सिमम अभी तक 12 किलोमीटर किया गया है। 12 किलोमीटर तक ड्रिल किया जा चुका था। ये ड्रिल कहाँ हुआ था? कोला नाम का एक जगह है, कोला, KOLA, ठीक है। कोला एक जगह कहाँ है? तो ये है आर्टिक ओशन में। ये कहाँ? तो रसिया के पास में, आर्टिक ओशन और कहाँ? तो रसिया के पास, रूस के पास में, ठीक है। स्टूडेंट्स कोई दिक्कत नहीं है, जो जगह है तो उसका हिंदी में भी यही नाम होगा, ठीक है। डीप ओशन ड्रिलिंग, एक ये चीज हो गया। दूसरा क्या हुआ कि माइनिंग अगर जो भी हम लोग अगर डीप इंटरनल तक जाते हैं, डीप माइनिंग करते हैं, तो माइनिंग भी एक डायरेक्ट सोर्स है, क्योंकि उससे डायरेक्ट मटेरियल मिलता है हमको। लोअर लेवल तक जाते हैं माइनिंग में, लेकिन वो बड़ा एक्सटेंडेड रूप में होता है। ये तो जो डीप ओशन ड्रिलिंग है, एक आप देखिएगा गूगल में भी सर्च कीजिएगा तो आपको दिखेगा एक होल टाइप एकदम देखा जा रहा है, और ये वीडियो अवेलेबल भी है ड्रिलिंग का, आप देखिएगा और आप जान पाएंगे कि बहुत जब डीप ड्रिलिंग किया गया तो उससे अजीबोगरीब आवाजें वहां आने लगी, और इस वजह से गवर्नमेंट ने कुछ अजीबोगरीब आवाज के बाद इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। अभी तक इसका स्टेटस यही है, आगे अब जो भी डिसीजन इस संबंध में लिया जाए, ठीक है। तो फिर दूसरा है माइनिंग क्या है? माइनिंग के थ्रू भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आप माइनिंग अगर कहीं कर रहे हैं तो इसके संबंध में एक चीज है, इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन भी आता है सेम बिल्कुल इसी के जैसा, कि अभी तक जो माइनिंग हुआ है, यानी इसको हिंदी में माइनिंग को खनन भी कहते हैं। तो माइनिंग, अब ये बताइए कि सबसे अभी तक किस कंट्री या किस जगह पर सबसे डीप माइनिंग किया जा चुका है या किया गया है अभी तक, ये भी एक क्वेश्चन है। तो आप जान लीजिए कि साउथ अफ्रीका में जो माइंस है वहां पर सबसे डीप माइनिंग किया गया है, और ये भी हमारे लिए एक डायरेक्ट सोर्स है पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानने के लिए। एक इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में अपियर होंगे। ये माइनिंग ये कहाँ हुआ है? तो साउथ अफ्रीका। अब देखिए स्टूडेंट, जो थर्ड पॉइंट है इसमें, उसमें ये चीज है कि हमारा जो ज्वालामुखी उद्गार है यानी वोल्केनिक इरप्शंस है, हमने ये लिखा भी है। तो इससे भी जो भी मटेरियल आता है इंटरनल पार्ट से आता है। अब कितना अंदर से आता है ये जानना बहुत मुश्किल है, उसका कोई अभी तक
कोई ऐसा मैकेनिज्म या कोई ऐसा तरीका नहीं डेवलप किया जा सका है जिससे ये पता किया जा सके कि जो मटेरियल बाहर आया है वोल्केनिक इरप्शन में या जो यानी कि ज्वालामुखी उद्गार में वो कितने अंदर से आया। अभी तक ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जो भी मटेरियल आता है उससे हम क्या जान पाते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में क्या क्या है, क्या मटेरियल है, क्या पदार्थ है वहां पर। ठीक है, तो थर्ड क्या हुआ, ये वोल्केनिक इरप्शन। मतलब ज्वालामुखी उद्गार। ठीक है, अब ये देखिए, ये तो थे डायरेक्ट सोर्स है यानी प्रत्यक्ष स्रोत। अब हम आते हैं कि इनडायरेक्ट सोर्स है यानी अप्रत्यक्ष स्रोत क्या है। हम पृथ्वी के आंतरिक भाग को यानी अर्थ इंटीरियर को जानने के इनडायरेक्ट सोर्सेज क्या है। ठीक है, तो इनमें जो पहला है वो टेम्परेचर है। टेम्परेचर से जुड़ा हमारे पास क्या है, एक ये क्वेश्चंस भी है बिल्कुल, और यहाँ पर हम कभी भी एनालाइज या किसी एग्जाम्स में लिखेंगे तो हमारे लिए एक फुल फ्लेजेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है या एक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है कि टेम्परेचर अगर हम पृथ्वी के अंदर 32 किलोमीटर जाएंगे तो हर 32 किलोमीटर पर ऑन एन एवरेज 1 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, टेम्परेचर लो बढ़ते चला जाएगा। अगर हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो हर 32 किलोमीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस का राइज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर नीचे जाएंगे हम लोग 32 किलोमीटर तो क्या होगा, राइज इन 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी तापमान में 32 किलोमीटर के अंदर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस का बढ़ाव होगा या बढ़ेगा। ठीक है, इजाफा होगा। तो इस बात को आप ऐसा नहीं समझे कि हर चीज लिखना ही है, बहुत सारे सिंपल चीजें जब बोल ही दे रहे हैं हिंदी में तो पूरा हो जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज हुआ टेम्परेचर में हमने देखा, इनडायरेक्ट सोर्सेज में देखा गया कि हाँ इससे पता चलते हैं, इससे ये बात पता चल रहा है कि अंदर में क्या है, बदलाव है, जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। उसके बाद क्या है कि डेंसिटी के बारे में, डेंसिटी के बारे में हम क्या देखते हैं, डेंसिटी हिंदी वाले लिए घनत्व है। डेंसिटी के बारे में हम देखते हैं कि अर्थ जो है, जो बनी हुई है अलग अलग लेयर्स में, एक छोटा सा डायग्राम यहां बना देते हैं। ठीक है, तो देखिए कि ये तो क्रस्ट है, ये एक मेंटल है, एक आउटर कोर है, और ये क्या है, इनर कोर है। इसे हिंदी में भूपर पट्टी कहते हैं। मेंटल को मेंटल कहेंगे, ये बाह्य क्रूड कह देंगे इसको, बाह्य हिंदी में बाह्य क्रूड, कोर को क्रूड, और ये इनर को आंतरिक क्रूड, तो जो हम बताना चाह रहे हैं अभी आपको कि क्या है कि डेंसिटी यानी घनत्व का क्या है। तो देखिए, अगर पूरे हम बात करें ऑन एन एवरेज तो मीन यानी औसत घनत्व क्या हो जाएगा, या मीन यानी औसत घनत्व है इसका अर्थ का 5.5 क्या, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का हिस्सा ले अर्थ का, तो मीन यानी इसको मीन या एवरेज कहिए, औसत यानी एवरेज कहिए, तो इसका डेंसिटी कितना होगा, 5.5 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे इसे, अब हम आगे जानेंगे भी, तो अलग अलग जो लेयर्स हैं इनका अलग अलग डेंसिटी, जैसे ये इनर कोर का कितना है, तो इसका आ जाएगा लगभग आपका 13.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की तरफ जाता है। ये आप जाएंगे यहाँ पर क्रस्ट का, यानी इसका होता है लगभग 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और इसी तरह ये वेरी होते चला जाता है। ठीक है,
और इनफैक्ट ये तो 13.7 या फिर आगे भी ये वैल्यू बढ़ते चला जाता है, ठीक है। इसमें तो अलग अलग तरह का वेरिएशन आते चला जाता है। देखिए ये तो पहला टेम्परेचर हुआ, दूसरा डेंसिटी हुआ, तीसरा इसमें हम प्रेशर आता है। प्रेशर का भी बदलाव आता है, यानी दबाव का भी बदलाव आते चला जाता है, वो एक अप्रत्यक्ष स्रोत के रूप में तीसरा है। चौथा क्या हो जाएगा इसमें? चौथा हमारा ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, सिस्मिक एक्टिविटी, सिस्मिक मतलब भूकंप, सिस्मिक एक्टिविटी, सिस्मिक एक्टिविटी, भूकंपीय प्रक्रिया, सिस्मिक एक्टिविटी, ये हो जाएंगे, ये चीज है। और इसमें जो एनोमली है, ग्रेविटी एनोमली मतलब जो गुरुत्व असंगति या विसंगति हम जो कहेंगे, एक वो भी हो जाएगा। ई में ग्रेविटी एनोमली, ये हम बता रहे हैं क्या है, गुरुत्व विसंगति। ये चीज है कि हम जब वेव्स यानी सिस्मिक वेव्स यानी भूकंपीय तरंगों को जब देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, तो उसमें देखा गया कि जगह जगह पर उसमें क्या है कि बदलाव देखा गया। उनमें देखा गया कि एक समय के बाद जो पी, एस और एल वेव्स थे, उनमें देखा गया कि उनमें गति में अंतर आ रहा है। एक सर्टेन जोन, कुछ ऐसा क्षेत्र है जहां पर उनके गति का बदलाव आ रहा है। तो सीधे सी बात है, अगर मटेरियल सेम रहता तब तो वो नहीं आता, बिल्कुल वो जो भी मटेरियल है उसके घनत्व या डेंसिटी में बदलाव था, और इस वजह से क्या हो रहा था कि जो वेव्स थे यानी तरंग थी, उनके गति में बदलाव आ रहा था, ठीक है। तो ये सारे जो सोर्सेज हैं, ये वो पृथ्वी के जानने के स्रोत हैं। ये इनडायरेक्ट जो या डायरेक्ट जो सोर्सेज हैं, ये पृथ्वी के इंटीरियर से यानी आंतरिक भाग को जानने के स्रोत है। और अब हम लोग आगे जानेंगे कि अर्थक्वेक से स्टार्ट करेंगे कि अर्थक्वेक क्या है। तो देखिए सिंपल आपको बता देते हैं कि अर्थक्वेक, अर्थ पृथ्वी, क्वेक मतलब उसका कंपन होना, और इसी तरह से भूकंप, भू मतलब पृथ्वी, कंप मतलब उसका कांपना, हिलना, ठीक है। एक सिंपल है, और अब हम आगे इसे समझते हैं। स्टूडेंट्स आइए सबसे पहले हम लोग अर्थक्वेक यानी भूकंप को समझते हैं। ठीक है, ये टॉपिक हमारे कंसिडरेशन का है अर्थक्वेक। तो देखिए हमने अभी बोला भी था कि अर्थक्वेक का मतलब ही क्या हुआ, आप खुद ही समझिए कि ये सिंपल सा अर्थ, ये जो वर्ड है इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, अर्थ, अर्थक्वेक, अर्थ को भू यानी पृथ्वी कहते हैं, क्वेक माने कंपन होना, हिलना, इसको क्वेक कहते हैं, ठीक है। तो इसका अर्थक्वेक का मतलब ही है कि अर्थ का शेकिंग ऑफ द अर्थ इज सिंपली कॉल्ड है अर्थक्वेक, यानी पृथ्वी का हिलना ही भूकंप है, ठीक है। और ये एक नेचुरल इवेंट है, मतलब प्राकृतिक घटना है अर्थक्वेक, ठीक है। और एक चीज है कि इससे क्या होता है, तो अर्थक्वेक से रिलीज ऑफ एनर्जी इन ऑल डायरेक्शंस, इससे क्या होता है कि एनर्जी जो होता है उसके सारे डायरेक्शंस में, चारों तरफ वो रिलीज होता है, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए कि यहाँ पर अर्थ है और यहाँ पर ये इसे, ये टोटल पूरा अर्थ है हमारा, ये फोकस है, यहां से अर्थ के मान लीजिए पहुंचा यहाँ पर अर्थ सरफेस पर सबसे पहले, तो ये जो फोकस है, ठीक है, इसे हम लोग उद्गार केंद्र भी कहते हैं, हिंदी में उद्गार केंद्र,
ठीक है। अब ये जो सबसे पहले यहाँ कहीं जो एक इंपॉर्टेंट बात ये है जानने का कि जो अर्थक्वेक है यानी भूकंप है, वो जो नेचुरल अर्थक्वेक है वो हमारा लिथोस्फीयर में होता है। लिथोस्फीयर क्या है? तो देखिए कि हम जानते हैं, अभी जस्ट हमने देखे भी है कि अर्थ 4 लेयर है, ठीक है। 4 लेयर्स में जो सबसे ऊपर है वो क्या है? क्रस्ट है। तो क्रस्ट और मेंटल के कुछ पार्ट को मिला करके, मतलब लगभग 200 किलोमीटर अगर हम लोग विड्थ ऊपर सरफेस से नीचे 200 किलोमीटर विड्थ करें तो इस विड्थ को टोटल को हम लोग लिथोस्फीयर कहेंगे, ठीक है। स्थल मंडल यानी कि हिंदी में। तो जो नेचुरल यानी जो प्राकृतिक भूकंप आते हैं वो इसी लिथोस्फीयर में ही आते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है। एक चीज और है, और इसे आगे हम लोग रिवाइज भी करेंगे जब इस चैप्टर में। एक ये है कि जो क्रस्ट है, जो ओशियनिक क्रस्ट है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये इसका जो विड्थ है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसे भी हम लोग समझेंगे आगे। तो एक बात ये समझिए कि हमारा 3 चीज आया। क्या क्या चीज आया? सबसे पहला एक आया ओशियनिक क्रस्ट यानी भूपरपट्टी, समुद्री यानी महासागरीय भूपरपट्टी। दूसरा क्या आया कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी कि जो महादेशीय है वो भूपरपट्टी आया, ठीक है। और तीसरा चीज क्या आया? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब असल मंडल, ठीक है। तो आप इन तीनों का हम लोग विड्थ समझेंगे और आपको ऐसे सामान्य तौर पर एक बात बता देते हैं कि जो सबसे जो महासागरीय भूपरपट्टी यानी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है, सबसे कम गहराई उसका होता है, ठीक है। और जो जो हम बोल रहे थे कि जो ओशियनिक क्रस्ट, ओशियनिक महासागरीय मतलब ओशियनिक क्रस्ट जो होता है उसका गहराई सबसे कम होता है। उसके बाद जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है यानी कि महादेशीय जो क्रस्ट होता है उसका गहराई उससे ज्यादा होता है। और जो लिथोस्फीयर यानी जो स्थल मंडल है उसका गहराई 200 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। और इस तरह से हम अब यहां समझते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ कि ये अर्थ हो गया, और ये जो फोकस इसको कहते हैं, यहां पर मान लीजिए कि ये पृथ्वी है हमारा टोटल, इसके अंदर में कहीं ना कहीं इस तरह से लिथोस्फीयर में एक रिलीज ऑफ एनर्जी हुआ यहां से, ठीक है। ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी के अंदर मूवमेंट से ऐसा होता है। तो यहाँ पर फोकस से ये एनर्जी रिलीज हुआ, और ये जो सबसे पहले जिस पॉइंट पर अर्थ सरफेस पर पहुंचता है उसे हम लोग क्या करते हैं? उसे हम लोग ईपी सेंटर कहते हैं। ईपी सेंटर, ईपी सेंटर मतलब अधि, हिंदी में इसे अधि केंद्र कहते हैं, इंग्लिश में ईपी सेंटर। और हिंदी में इसे अधि केंद्र कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए ये हमारा एक क्लियर कट पिक्चर आ रहा है अर्थक्वेक का इस तरह से। और एक बात समझिए कि और यही वजह है, ये कहा जाता है कि अर्थक्वेक आता क्यों है। तो जो रीस्टेबलाइज करता है अंदर में जो एनर्जी है, तरह तरह के मूवमेंट्स होते हैं प्लेट्स, हम जानते हैं कि पृथ्वी के प्लेट से आगे आने वाले क्लासेस में हम लोग वीडियोस में बात करेंगे ये। तो उनमें जो री एडजस्टमेंट या मूवमेंट होता है एक स्टेबलाइज होने के लिए, और इस वजह से जो एनर्जी रिलीज होता है, इस कारण से सरफेस पर इसका कॉन्सिक्वेंसेस के रूप में ये दिखता है अर्थक्वेक के रूप, ठीक है। तो ये चीज हुआ। अब हम जाने कि जो अर्थक्वेक वेव्स है यानी भूकंपीय जो तरंगे हैं वो कितने तरह की होती हैं, इसे हम समझते हैं। और इसको समझने से पहले हम चाहते हैं कि आपको एक डायग्राम भी बताएं, और इस संबंध में आपको एक बता देना चाहते हैं कि इस वीडियो में जो हम अपलोड किए हैं शॉर्ट वीडियो, उसमें PSL वेव्स को एक शॉर्ट वीडियोस में अपलोड किया गया है। आप उसको भी रेफर करें कि जब कभी भी आप 15 सेकेंड में आपको बेस्ट से बेस्ट जानकारी उसमें मिलेगा। और ये सब इंटरलिंक है, ये सारी चीजें हम चाहेंगे कि जितने कम समय में आपको बेहतर से बेहतर ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रेडी होने का मौका दे सके, दिला सके। इस तरह से पूरी ये जो इनिशिएटिव है, जो मुहिम है, ये प्रयास है, इसीलिए है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम देख रहे हैं PSL वेव्स के बारे में, और उसके बाद उन्हें हम डिस्क्राइब करेंगे।
तो जो सीस्मोग्राफ पर जो रिकॉर्ड होता है, जो जो दर्ज होता है, ये ऐसे होता है। ठीक है, ये देखिए, ये होता है हमारा रिकॉर्ड टाइम, मतलब यहां पर रिकॉर्ड किया जा रहा है, रिकॉर्ड टाइम, इसको दर्ज किया जा रहा है कि ये कौन सा वेव रहा है। सबसे पहले पहुंचेगा पी वेव्स, पी वेव यानी पी तरंग सबसे पहले पहुंचेगा। उसके बाद कौन पहुंचेगा, एस वेव, ठीक है, यानी इस तरंग। इसी तरह से जो लास्ट में है, ये जो पहुंचेगा, ये कौन है, ये हमारा, यही लिख दे रहे हैं, पी एस और एल वेव, ठीक है। यानी सबसे पहले पी वेव पहुंचा, उसके बाद एस वेव और उसके बाद एल वेव। अब देखिए ये चीज क्या बता रहा है, ये सबसे ज्यादा है, तो ये बताता है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड यानी आयाम, मतलब सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव, मतलब पावर जो होता है ये इसी में होता है। किसी चीज को ज्यादा से ज्यादा डिस्टॉर्ट करने का, उसको नॉर्मल पोजीशन से उसको डिस्ट्रॉय कर देने, हटा देने का कैपेसिटी इसी में, एल वेव्स में होते हैं। और इसीलिए देखिए कि यहाँ जब इसको रजिस्टर हो रहा है, जब रिकॉर्ड हो रहा है, तो सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड इसी का है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड यानी इसको हिंदी में आयाम भी कहते हैं, ये सबसे ज्यादा किसका है, एल वेव्स का है, ठीक है, यानी एल तरंगों का। तो अब देखिए हम लोग जाने कि ये अर्थक्वेक वेव्स क्या है। अर्थक्वेक वेव्स यानी कि भूकंपीय तरंग, ये क्या है, और इनका क्लासिफिकेशन जो बांटा गया है वो क्या क्या बांटा गया है, ठीक है। देखिए सबसे पहले इन्हें दो भाग में बांटा गया है, बॉडी वेव्स जिसे हम हिंदी में भूगर्भिक, बॉडी मतलब अर्थ के अंदर ही जाएंगे, वेव्स है, तरह तरह से चारों तरफ जाएंगे, मूव करेंगे, ये भूगर्भिक, भूगर्भिक तरंग। और दूसरा क्या है, सरफेस वेव्स, सरफेस वेव मतलब सतही तरंग, इसे हिंदी में सतही तरंग। देखिए बॉडी वेव्स में क्या है कि बॉडी वेव्स को हम दो भाग में बांटते हैं, कौन कौन, तो एक तो है जैसे पी वेव्स, पी वेव्स या इसको फुल फॉर्म में प्राइमरी, प्राइमरी वेव्स यानी प्राथमिक, हिंदी में से प्राथमिक तरंग कहेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, एस वेव्स जो है, एस वेव्स यानी सेकेंडरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, इसी हिंदी में द्वितीयक, द्वितीयक तरंग कहेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम जाने कि ये पी वेव्स जो है यानी प्राथमिक प्राइमरी वेव्स जो है, ये सबसे पहला पॉइंट रहेगा कि ये
सारे सॉलिड, लिक्विड और गैस हर तरह के मीडियम में ये पास कर सकते हैं पी वेव्स। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस मटेरियल्स से क्या होता है, मटेरियल से पास होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या है कि फास्टेस्ट वेव, इन तीनों में सबसे कौन फास्टेस्ट है, यही है, फास्टेस्ट वेव है। ठीक है, तीसरा कौन है, तो ये हो गया कि एक तो सबसे पास कर सकता है, फास्टेस्ट वेव है, और ये एक चीज है कि जो कहीं भी जो रजिस्टर्ड हुआ है क्या, तो सबसे पहले रिकॉर्ड होता है, फास्टेस्ट वेव है। अर्ली टू रिकॉर्ड, अर्लीस्ट कहिए, अर्लीस्ट टू रिकॉर्ड, सर्वप्रथम दर्ज होता है, सर्वप्रथम दर्ज किस पर, सिस्मोग्राफ पर ये सर्वप्रथम दर्ज होता है। ठीक है, और अगर इसके तुलना में हम देखें यहां पर एस वेव, सेकेंडरी वेव्स में क्या है तो एस वेव्स केवल सॉलिड से ही पास हो सकता है, केवल सॉलिड से ही केवल पास होगा, सॉलिड से ही केवल पास होगा एस वेव्स। ठीक है, सेकेंड क्या है कि ये टाइम लैग होगा, मतलब इसके बाद पहुंचेगा, इसके बाद पी वेव्स के बाद ये पहुंचेंगे, तो टाइम लैग होगा, पीछे होगा, टाइम लैग मतलब देरी, समय देरी होगा, समय देरी पहुंचने में। ठीक है, और क्या है, जब होगा तो लेट से ये होगा, पहुंचेगा, और इसका जो स्पीड है ये फास्टेस्ट है, ये क्या है कि स्लोअर देन पी वेव्स, यानी प्राथमिक वेव से ये मंद होते हैं। ठीक है, अब देखिए कि अगर हम सरफेस वेव या सतही तरंग का इन्हीं पैमानों पर देखें तो ये हो जाएगा आपका ये तो सरफेस पर अपर, ये सरफेस वेव्स है, सरफेस वेव occur only at earth surface, माने अंदर की तरफ नहीं, ये बाहर के अर्थ के सरफेस पर ये वेव चलता है। ये कैसे होता है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स जब आते हैं ऊपर की तरफ, जब ये यहाँ से प्राइमरी और सेकेंडरी वेव सब आएंगे, निकलेंगे और सरफेस पर जब आएंगे तो वो जो रॉक से टकराएंगे, तो इन रॉक से जो टकराहट होगा उसके बाद से उससे एनर्जी पा करके ये वेव्स इस सरफेस पर फिर मूव करना शुरू कर देते हैं और मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होते हैं। देखिए इसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होता है, तो ये सबसे ज्यादा डैमेज कॉज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गया कि सरफेस वेव अकर ओनली एट अर्थ सरफेस। दूसरा क्या है कि हाईएस्ट एम्पलीट्यूड मतलब आयाम इनका जो क्या सबसे अधिकतम होता है, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि मोस्ट डिस्ट्रक्टिव है, सीधे क्वेश्चन आता है सबसे मोस्ट डिस्ट्रक्टिव मतलब विनाशकारी, सबसे सर्वाधिक विनाशकारी है। समझिए कि मैकेनिज्म कैसे है, ये दोनों वेव जब सरफेस पर होंगे उनसे
उनके टकराहट से उस वेव से एनर्जी पा करके ये रॉक्स से फिर जनरेट होकर मूव करेगा पूरे होल अर्थ सरफेस पर, ठीक है। ये चीज हो गया। और ये देखिए एक इसमें देखते हैं कि ये क्या होते हैं। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं। मतलब लॉन्गिट्यूडिनल मतलब लाइक साउंड वेव्स। सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ दीज वेव्स आर लाइक साउंड वेव्स। तो लाइक साउंड वेव्स, लाइक साउंड, ठीक है। तो एक चीज देखिए कि ये अनुदैर्घ्य, ये जो होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल को हिंदी में हम लोग अनुदैर्घ्य भी कहते हैं। अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग, ठीक है। और तो ये किससे है? तो साउंड वेव्स। तो अनुदैर्घ्य तरंग का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कैसे होता है? तो ये जो प्रोपेगेशन मीडियम होता है, प्रोपेगेशन मीडियम उसी के अलोंग, लाइक स्प्रिंग देखें पेन में, पहले आप देखते होंगे, या कोई भी रबर टाइप देख रहे होंगे। तो अगर कोई नॉर्मल रबर है तो आप उसी को अगर मान लीजिए स्क्वीज होने वाला रहता, ये सिकुड़ने वाला रहता, या अगर हम देखें तो मान लीजिए कि ये कपड़ा ही है, ठीक है, ये मान लीजिए वेव फॉर्म में है। तो अगर ये वेव कैसे चलता है, कौन, ये अनुदैर्घ्य तरंग या लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो ऐसे होते, एक बार स्क्वीज करता है, मतलब सिकुड़ता है इस तरह से, फिर आगे फैलता है, खिंचाएगा, फिर आगे सिकुड़ेगा, फिर आगे फैलेगा, इस तरह से ये मूवमेंट करता है। कैसे? तो एक स्क्वीज किया, फिर फैला, फिर स्क्वीज किया, फिर फैला, फिर स्क्वीज किया, जिस दिशा में इसको मूव करना है उसी दिशा में ऐसे होते ये चलता है, ठीक है। ये है, आप जानते होंगे, ये साउंड वेव्स यानी कि जो ध्वनि के जो तरंग है उनका यही कैरेक्टरिस्टिक है, और इस तरह से इसको लाइक ये वेव्स कहते हैं। और ये जो है, ये क्या है? ट्रांसवर्स वेव्स। ये क्या है? ये ट्रांसवर्स वेव्स है। ट्रांसवर्स वेव है, वेव्स। इन्हें हिंदी में क्या करते हैं? अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। तो ये चीज है। ये क्या है? तो लाइट वेव्स है। किसके जैसा है? तो लाइट वेव्स है, प्रकाश के जो तरंग है उनके जैसा, ये ध्वनि के तरंग जैसा है, ध्वनि के तरंग जैसा है, ये प्रकाश के तरंग के जैसे हैं मूवमेंट, और इनका ये है। और ये जो चीज आपको बता चुके हैं, और फोर्थ पॉइंट वही हो जाएगा कि मूव्स ऑन सरफेस ऑफ अर्थ आफ्टर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आफ्टर रिसीविंग एनर्जी फ्रॉम P and S वेव्स। इन दोनों वेव से जब ये टकराते हैं अर्थ सरफेस के रॉक से यानी पर्वत से, तब वो एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, और तब ये सतही तरंग मूव करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो अर्थ के इंटीरियर में इनका कैसे होता है, कैसे लोकेशन, पी वेव्स कैसे करेंगे मूव, एस वेव्स कैसे करेंगे मूव्स, और सरफेस वेव्स कैसे करेंगे मूव, ठीक है। इसमें हम देखते हैं, हमने बताया कि ये जो पी, एस और एल वेव्स थे, इनका देखा जाए कि छाया क्षेत्र यानी शैडो जोन क्या है, ठीक है। मतलब देखिए कि अगर यहाँ ओरिजिनेट होता है, अगर मान लीजिए कि यहाँ शुरू हुआ कोई भी अर्थक्वेक, तो ये क्या होगा? सबसे पहले यहाँ जाएगा, यानी ये फोकस हो गया, ठीक है, यहाँ उद्गार केंद्र, और यहाँ पर इपीसेंटर यानी कि अधिकेंद्र है, ठीक है। और सबसे पहले तो यहाँ सबसे नजदीक है इसलिए पहुंच जाएगा, और फिर हर दिशा में ये जाएगा। देखिए इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से हर दिशा में जा रहा है, ठीक है। और हम ये देखेंगे कि ये जो है यहाँ पर आकर के
लास्ट अब इस माध्यम से हम आपको ये चीज दिखा रहे हैं कि ये जो हमारा जो कवरेज है ये लगभग ये हमारा 105 डिग्री का है। और ऐसा ये क्या है, मतलब इस तरह से यहां तक क्यों किया गया, अब आप ही बताइए कि और सोचिए कि ऐसा क्यों किया गया। तो देखिए अभी हम लोग पढ़े थे और लिखे भी थे ना कि पी वेव्स है वो क्या होंगे, वो सबसे पास कर जाएंगे, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों से पास कर जाएंगे, ठोस, द्रव और गैस सबसे पास कर जाएंगे। लेकिन जो एस वेव्स है वो लिक्विड से पास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इन प्रूफ देखा गया, उसको प्रमाण देखा गया और तब पाया गया कि देखिए ये जो वेव्स है, ये जो यहां तक एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो ये पी वेव्स और एस वेव्स दोनों मिलकर जा रहे हैं। ठीक है, ये तो सबसे बात जा रहे हैं। लेकिन जो एस वेव्स है वो फिर चूंकि ये कोर है, और ये कैसा कोर है, ये आउटर कोर, ये जो आपको कोर लिख दे रहे हैं यहां पर, कोर यानी हिंदी में क्रूड हुआ, ये टोटल अर्थ है हमारा। ठीक है, और ये देखिए कि ये जो है कोर में, ये जो आउटर कोर है यानी कि ये जो ऊपरी जो क्रूड है वो क्या होता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, और जो इनर कोर है, जो आंतरिक क्रूड होता है, वो सॉलिड होता है। ठीक है, तो ये जैसे ही इस वेव्स को ये लिक्विड फॉर्म में मिला तो ये नहीं गया, मूव नहीं किया, क्योंकि जाता ही नहीं है। हम लोग अभी जस्ट पढ़े, देखे, जाने और प्रूफ हम इन्हीं वेव्स के माध्यम से मिल पाया। ठीक है, तो देखिए कि अब हम ये जो 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच में आप बताइए कि कौन सा वेव है जो कि इस बीच में नहीं रहा। और एक चीज और बताइएगा कि यहां से हम लोग इसको 0 डिग्री मेजर मानना है, 0 डिग्री। ठीक है, इसको क्योंकि यहां से मेजर कर रहे हैं चारों तरफ, सबसे पहले पहुंचा है यहाँ वेव, और यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। ठीक है, तो इस बीच में आप देखिए कि जो हमारा जो पी वेव्स है जो कि सबसे तो पास करता है, लेकिन उसमें क्या हुआ है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पर ये रिफ्रैक्ट किया है, यहाँ पर गया है और ये अंदर की तरफ, मतलब कनकेव होकर के, अवतल के रूप में होकर के ये यहीं तक आ पाया है। ठीक है, यानी ये जो बीच में जो क्षेत्र है इसको कहते हैं छाया क्षेत्र, यानी शैडो जोन। ये जो है शैडो जोन है, शैडो जोन। ये किसका शैडो जोन है, यानी कि छाया क्षेत्र ही किसका है, छाया क्षेत्र है ये पी वेव्स का। ठीक है, पी वेव्स मतलब प्राथमिक वेव्स, यानी प्राइमरी वेव्स, प्राथमिक वेव्स का शैडो जोन है दोनों तरफ। ठीक है, शैडो जोन है, किसका है, शैडो जोन यानी छाया क्षेत्र, ये किनका है, ये पी वेव्स का। ठीक है, तो अब देखिए यानी कि पी वेव्स के लिए ये जो चीज है, यानी प्राथमिक वेव्स के लिए शैडो क्षेत्र है। और ये जो टोटल, अब एस वेव्स तो यहां से यहां तक आया ही नहीं है, ये तो यहीं तक सिमट गया है, यानी टोटल ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये जो क्या है, एस वेव्स के लिए छाया क्षेत्र का काम करेगा। तो अगर हम यहां ऐसे बनाए, यहां से और यहां तक, ठीक है, ब्लैक से जो ब्लैक से एरिया बन रहा है, ये क्या है, शैडो जोन। ये शैडो जोन किसके लिए है, यानी छाया क्षेत्र किसका है, छाया क्षेत्र है ये एस वेव्स का। ठीक है,
स्टूडेंट्स, तो ये तो दोनों वेव्स जब पहुंचेंगे सरफेस पर तो वहां से जो रॉक्स में या पत्थरों में, पर्वतों में टकरा करके और वो एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, और उस एनर्जी ट्रांसफर से फिर जो एल वेव्स है, PSL है, तो एल वेव्स उस एनर्जी से चलता है, जो ऑलरेडी हम लोग देख भी चुके हैं। और इस तरह से ये चीज है। और फाइनल कुछ कंक्लूडिंग पॉइंट्स है इनमें, इसे हम लोग देखते हैं। अभी लास्ट कुछ पॉइंट्स बचे हैं इनमें, अर्थक्वेक यानी भूकंप में, उसे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए इसमें है एक टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। तो ये क्या है, तो इसमें 5 टाइप्स, 5 तरह के बताए गए हैं। एक है टेक्टोनिक अर्थक्वेक, विवर्तनिक। ये क्या है, तो जो प्लेट्स है, अर्थ प्लेट्स, उसके मूवमेंट से जो अर्थक्वेक यानी भूकंप आता है उसको टेक्टोनिक अर्थक्वेक कहते हैं। और जो वोल्केनिक इरप्शन, जो नीचे से जो उद्गार यानी जो लावा बाहर की तरफ आता है, डस्ट, गैसेस, फायर्स जो बाहर की तरफ आता है, उनसे भी इतने ज्यादा फोर्सेस, प्रेशर पड़ता है, तो जो भूकंप आता है, जो क्वेक आता है, अर्थ का हिलना जो होता है, वो वोल्केनिक अर्थक्वेक कहलाता है, ज्वालामुखी भूकंप। थर्ड क्या है कि कोलैप्स, तो जो माइंस हैं, बड़े बड़े माइन, जो माइनिंग वर्क्स जो होते हैं, अगर वो कोलैप्स करते हैं कहीं पर, तो उनकी वजह से जो क्वेक यानी भूकंप आएगा, उसे क्या कहेंगे, कोलैप्स अर्थक्वेक कहेंगे। चौथा है एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। एक्सप्लोजन अर्थक्वेक क्या है, तो जो कहीं पर विस्फोट किया जाता है, तरह तरह का एक्सपेरिमेंट या जो माउंटेन्स है, हिल्स है, उनको तोड़ने के लिए, वेज रास्ता बनाने के लिए, या अलग पर्पसेस के लिए, उस तरह से जो अर्थक्वेक्स जो आते हैं उन्हें हम एक्सप्लोजन अर्थक्वेक कहते हैं। और लास्ट कैटेगरी इसमें जो है वो है रिजर्व इंड्यूस्ड। ये रिजर्व इंड्यूस्ड क्या है, तो रिजर्व इंड्यूस्ड मतलब जो बड़े बड़े बांध जो बनाए जाते हैं, उनमें से जो वाटर स्टोर किया जाता है वहां पर, एक ही जगह पर, छोटे जगह पर हाइयर लेवल में जो वाटर का स्टोरेज होता है, उस वजह से जो प्रेशर आता है और उससे जो अर्थक्वेक जो जनरेट होता है, जो आता है सामने, उसे हम कहते हैं रिजर्व इंड्यूस, यानी बांध जनित, बांध के द्वारा, बांध के निर्माण होने से, बड़े बांध के निर्माण होने से जो अर्थक्वेक यानी भूकंप आया, ठीक है। एक और पॉइंट इसमें है, वो ये है कि मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। अब मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक, इसे क्यों ही लिखते हैं अर्थक्वेक। तो ये क्या है, तो 2 तरह के स्केल हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। मेजर अर्थक्वेक के यानी भूकंप के मेजर करने के लिए हम लोग 2 तरह का स्केल का प्रयोग करते हैं। वो कौन कौन है, एक है रिचर, RICH, रिचर स्केल, TER, रिचर स्केल, और दूसरा है मर्कैली स्केल। ठीक है। अब इसमें क्या है, अगला पॉइंट है इसमें कि ये जो मेजर करता है, ये रिचर स्केल जो है वो 0 to 10 जो भूकंप यानी अर्थक्वेक को मेजर करता है, ये क्या मेजर करता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक को ये मेजर करता है, ठीक है। ये रिचर स्केल जो है मैग्नीट्यूड यानी उसकी मात्रा कितनी है ये मेजर करता है, यानी जो 0 यानी या 1 जो वैल्यू का अर्थक्वेक होगा, यानी बहुत कम मैग्नीट्यूड का मात्रा का अर्थक्वेक होगा, और जो 10 वैल्यू का जो रिचर स्केल पर जो अर्थक्वेक मेजर होगा वो हाईएस्ट लेवल का, हाईएस्ट मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक होगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज और कि जो मर्कैली स्केल है, ये जो है ये 0 to 12 मेजर करता है वैल्यूज को, अर्थक्वेक के वैल्यूज को, और ये इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को मेजर करता है। ये इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, तीव्रता उनकी, यानी कि जो डैमेज क्या हुआ है, जो एक्चुअल डैमेज को, एक्चुअल डैमेज
यानी विध्वंस, जो विध्वंस का जो मापक होता है, विध्वंस का मापक, ये इंटेंसिटी का मेजर करते हैं हम लोग मर्केली स्केल से, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट स्केल है मेजरमेंट के लिए, अर्थक्वेक के लिए। और एक लास्ट चीज इसमें जो है स्टूडेंट्स, वो ये कि थर्ड पॉइंट इसमें ये हुआ कि इसका इफेक्ट क्या है, अर्थक्वेक का जो इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक क्या है। देखिए ये जो सारे चीज हैं ये सब तो आप समझ ही गए, और इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक में सारे आएंगे कि कोई भी रिजर्वायर हाईएस्ट लेवल ऑफ वाटर है उससे भी अर्थक्वेक आ सकता है, या प्लेट मूवमेंट है उससे भी आ सकता है, या अगर लार्ज लंप ऑफ जो सॉइल है या उससे अगर डाउन हिल्स में आ रहा है उससे भी अर्थक्वेक आ सकता है, या कोई स्ट्रक्चर है वो मतलब अगर अर्थक्वेक किसी रीजन में आया तो उससे क्या हो सकता है, कोई स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो सकता है, अगर वायर है, लाइव वायर है, उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है उससे क्या करंट हो सकता है, फायर, लार्ज स्केल फायर कॉट हो सकता है, तरह तरह के डैमेजेस हो सकते हैं, फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन हो सकता है, बिल्डिंग डिस्ट्रक्शन हो सकता है, सिटी डिस्ट्रक्शन हो सकता है, और बहुत सारे। यानी कि अगर इसे मोटे तौर पर देखा जाए तो एक तो हो जाएगा आपका लैंडफॉर्म चेंज हो सकता है, लैंडफॉर्म मतलब भू आकृति में यह बदलाव कर सकता है, भू आकृति बदलाव। और दूसरा क्या है कि जो लाइफ, यानी कह सकते हैं कि लिविंग बीइंग को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस तरह का एक लिविंग बीइंग पर भी इसका इम्पैक्ट होगा सीधे, और लैंडफॉर्म पर भी ये दोनों तरह का इफेक्ट होता है। तो इसे आगे के क्लासेस में जो हम लोग जो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है उसमें आप और समझ पाएंगे इसको काफी डिटेल रूप में, ये क्या क्या है, जो लिक्विड है या फिर जो लैंडफॉर्म्स है उसमें किस किस तरह के लैंडफॉर्म्स होते हैं और क्या क्या तरह के चेंजेस होते हैं, और उन्हें डिटेल रूप में इसके साथ आप एसोसिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो एक अर्थक्वेक को हम लोगों ने इस लेवल पर कवर करने का एक प्रयास किया है, और इसके साथ ही हम आगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हम जाएंगे, अलग अलग जो लेयर्स हैं उनको समझेंगे, और उसके साथ वोल्केनिक इरप्शंस जो है उसे समझेंगे, और इस तरह से हम और जो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है उसमें और डीपर कंसेप्ट्स को बिल्ड करेंगे। स्टूडेंट्स, इस प्रकार आप लोग के हेल्प, आप लोग के एसोसिएशन और एवर लास्टिंग एसोसिएशन के लिए थैंक यू वेरी मच।